जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पहला लेक्चर जो राजस्थान से अगर मैं बात करूं राजस्थान की प्राचीन इतिहास की, तो एक पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। अब दूसरा लेक्चर हम देखेंगे, उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको एक फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका। हम पढ़ रहे थे, ये आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में, हम एक युग के बारे में बात कर रहे थे, ये आपने देखा है। जैसे कि एक हमने कहा सबसे पहला पैलेयोलिथिक होता है, फिर मेसोलिथिक होता है, फिर नियोलिथिक होता है। फिर हमने ये भी देखा जो पैलेयोलिथिक है उसको 3 चरणों में फिर से विभाजित किया गया है, जिसको हम लोअर पैलेयोलिथिक कहते हैं, मिडिल पैलेयोलिथिक कहते हैं और फिर अपर पैलेयोलिथिक कहते हैं। ठीक है, और ये आपका जो पैलेयोलिथिक है ये एक हिंदी में इसको पूरा पाषाण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना है, राइट। तो कल हम जहां तक है मैंने आपको एक बैंड सोसाइटी के बारे में बताया था, एक बार ये देख लेते हैं जहां पर मैंने अंत किया था। यहां पर मैंने आपको एक बैंड सोसाइटी के बारे में बताया था जो अपर पैलेयोलिथिक है, और बैंड सोसाइटी मैंने बताई थी यहाँ पर लोग जो थे अधिकतम 100 से ज़्यादा नहीं होते थे, और ये समाज ऐसा था जहाँ पर शक्तियों का विभाजन नहीं था जैसे आजकल आपको दिखता है लोकतंत्र में। उस समय क्या था, एक ही होता था कबीले का सरदार, उसी के पास पूरी शक्ति होती थी, और यहाँ पर कोई भी निजी संपत्ति का सिद्धांत नहीं था जैसे कि आजकल आपको दिखता है कि आपके पास अपने अपने घर होते हैं, निजी संपत्ति होती है, परंतु उसमें ऐसा निजी संपत्ति का कोई भी सिद्धांत नहीं था। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ बैंड सोसाइटी की विशेषताएं बताई थी। ठीक है, तो आज हम उसको आगे कैरी करेंगे, लेट्स सी। तो आगे हम यही अपर पैलेयोलिथिक में ही देखेंगे। यहाँ पर आप राइट साइड पे पहले पिक्चर देखिए, ये पिक्चर है भीमबेटका की। भीमबेटका आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में है, काफी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर कलाकृति हमें दिखती है, मतलब जो चट्टाने हैं उस पर हमें दिखता है कि कुछ रंगों का इस्तेमाल किया गया है, खासतौर पे सफेद हो गया और आपका लाल हो गया और गेरू कलर हो गया, इस तरह से आपको दिखता है। तो ऑलरेडी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार देखिएगा, मैंने इसमें आर्ट एंड कल्चर में एक बना रखा है इसमें पूरा वीडियो, तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए इससे संबंधित, राइट। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम बात करेंगे अपर पैलेयोलिथिक समय की, तो यहाँ पर हमें दिखता है सबसे बढ़िया उदाहरण आपको मिलता है भीमबेटका। और भीमबेटका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये राजस्थान में है, ठीक है। और अगर मैं अपर पैलेयोलिथिक की बात करूँ राजस्थान से जोड़ के, भीमबेटका तो आपका मध्य प्रदेश में है, तो राजस्थान में जो इसके स्थल हैं अपर पैलेयोलिथिक के, यानी कि जो साइट्स हैं वो कहाँ पर है, वो है आपके चित्तौड़गढ़, कोटा, और आपका जो नदियां हैं ये वगुन नदी, कादम्बली, साबरमती, माही, इनकी जो रिवर बेसिन है, रिवर बेसिन में ये पाया जाता है। अब ये रिवर बेसिन क्या होता है, रिवर बेसिन मतलब जैसे मानते हैं ये नदी है, ये मुख्य नदी है, ये कुछ इसकी सहायक नदियां होती हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सहायक नदी होती है, ये वाली मुख्य नदी है, इसको मैं थोड़ा ब्राउन, और ये कुछ, तो ये पूरा क्षेत्रफल जो होता है ये वाला सहायक नदियों और नदियों का जो क्षेत्रफल है पूरा हिस्सा जो है ये हमारा रिवर बेसिन कहलाता है, राइट। तो यहीं पर हमें मिलता है क्या, आपका अपर पैलेयोलिथिक के साक्ष्य कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ, चित्तौड़गढ़, कोटा, ये तो आपके स्थान हो गए, ठीक है। और जो वगुन नदी है, कदम्बली नदी है, साबरमती है और माही है, ये नदियों के जो बेसिन है, तट है, वहां पर हमें इससे संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। किससे संबंधित, अपर पैलेयोलिथिक, ठीक है। एग्जाम में आपसे ये पूछते हैं क्वेश्चन कि जैसे मैच द फॉलोइंग वो दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अपर पैलेयोलिथिक से संबंधित है या मेसोलिथिक से संबंधित है, इस तरह से, राइट। तो आपने ये डेटा अपना नोट्स में तैयार कर लेना है, राइट। आगे देखते हैं। अब हम आएंगे सीधे, जैसे हमारा पैलेयोलिथिक के बाद आता है मेसोलिथिक, फिर मेसोलिथिक के बाद आता है नियोलिथिक। क्या कहा मैंने, सबसे पहले पैलेयोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। अब हमेशा याद रखिएगा पैलेयोलिथिक से नियोलिथिक में पूरी तरह से परिवर्तन हुआ है, परंतु जब परिवर्तन हो रहा था उस युग को हम कहते हैं मेसोलिथिक। इसीलिए जो मेसोलिथिक होगा, जो बीच का होगा, उसमें आपको दोनों की विशेषताएं मिलती हैं, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जब युग में परिवर्तन होता है तो वो एक दिन का काम नहीं है, एक साल का काम नहीं है, वो हजारों सालों का काम होता है, ठीक है। इसीलिए जो मेसोलिथिक है उसमें आपको दोनों की विशेषताएं दिखती हैं, राइट। आइए शुरू करते हैं मेसोलिथिक। मध्य पाषाण युग कहा जाता है इसे। इसकी जो शुरुआत है वो 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 5,000 ईसा पूर्व होती है। और ध्यान दीजिएगा मेरी बात कि जो ये ईसा पूर्व होते हैं, जैसे आप अलग अलग किताबें पढ़ते हैं तो कभी हो सकता है कहीं पर आपको 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व मिल सकता है, इस तरह से, और मैं आपको बता रहा हूँ 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व। ये ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जो इसको समझने का, इसका जो समय काल निकालने का एक तरीका होता है उसे हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। अब होता क्या है कि अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे भारत को अगर हम लेते हैं, भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं, राइट। जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, कर्नाटका है, अगर मैं दक्षिण में जाऊं और नीचे आपका तमिलनाडु है,
तो होता क्या है कि जैसे कोई हड्डी मिलती है मुझे, ठीक है, या कोई साक्ष्य मिलते हैं, कोई भी अन्य साक्ष्य, पेंटिंग मिल जाती है, उसकी हम कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग से हमें क्या पता था, समयकाल पता चलता है। तो अलग अलग समयकाल मिलता है, इसीलिए हम ऑन एन एवरेज उसको क्या मानते हैं, एक उसका औसत निकालते हैं, उस हिसाब से हम इसको परिभाषित करते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इसका जो मोटे तौर पर हम जो इसका समयकाल देखते हैं वो है 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व। और पैलेयोलिथिक का क्या था, उसको हम 5 लाख से मानते हैं, 5 लाख से 40,000, 5 लाख से 40,000 तक हम उसे मानते हैं इस तरह से, राइट, जो मैंने आपको बताया था। फिर 40,000 से भी 10,000, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे जो मेसोलिथिक एज है आपका, एक सेकंड ये वाली स्लाइड पहले देख लेते हैं जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए ये वाला, एक सेकंड, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये देखिए जो पैलेयोलिथिक है वो शुरुआत असल में क्या होता है, 5 लाख से 10,000 तक होता है, और इसको 3 चरणों में हमने विभाजित किया था, 5 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 40,000, 40,000 से 10,000। अब 10,000 से हम क्या पढ़ रहे हैं, मेसोलिथिक, राइट, ये बात आपने याद रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं मेसोलिथिक के बारे में, देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि पुराने पाषाण युग या पूरा पाषाण युग के अंतिम चरण के बाद राजस्थान या भारत बोले या राजस्थान बोले एक ही बात तो है, भारत में मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग आया, ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण यानी कि पैलेयोलिथिक खत्म हुआ और फिर क्या आया, मध्य पाषाण यानी कि मेसोलिथिक आया, ठीक है। अब ये एक क्या है, ये एक ट्रांजिशन है, यानी कि ट्रांजिशन मतलब संक्रमण है। ये संक्रमण होता है ना, फैलता है, यानी कि इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन क्या हो रहा है, आपका जो पूरा पाषाण है, ठीक है, यानी कि जो पैलेयोलिथिक है, पुराना है सबसे, जो उसके बाद जो न्यूलिथिक आएगा सबसे नया, उसके मध्य का है ये, इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिशन है, ठीक है। और ये प्लेस्टोसीन होलोसीन मैंने कल भी आपको बताया था। प्लेस्टोसीन और होलोसीन कहां से आ गया, प्लेस्टोसीन और होलोसीन ये भूगोल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे होलोसीन में क्या है, जैसे आपको ऐसे विशेषताएं मिलती हैं कि आपको ये सीन जो दिख रहा है, प्लेस्टोसीन, होलोसीन, ये सीन जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे भौगोलिक संरचना में परिवर्तन होते हैं। आप जानते हैं हमारे जो, जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि प्लेट्स हमारी मूव कर रही है, राइट, इसीलिए हमारा जो हिमालय है, क्योंकि हिमालय एक क्या है, न्यू फोल्डिंग माउंटेन है ना, अलग अलग पर्वत होते हैं, तो ये फोल्डिंग माउंटेन है, तो जब 2 प्लेटें साथ पास में आती हैं तो ऊपर उठेगा, इसलिए हिमालय आज भी उठ रहा है, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें परिवर्तन होते हैं, तो उसको हम इस सीन में डाल देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे ये बात। अब हम सीधे आएंगे हमारी हिस्ट्री में, क्योंकि हमारे लिए मेन होते हैं औजार, क्योंकि लिथिक मैंने कल भी आपको बताया था, ये जुड़ा होता है स्टोन से, यानी कि चट्टानों से, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ के जो औजार हैं, ये जो मध्य पाषाण के जो औजार हैं, वो अब साइज में और छोटे होने लगे, या पिक्चर में देख पा रहे होंगे, साइज में और छोटे होने लगे और घातक होने लगे, है ना, जितना छोटा उतना घातक, क्योंकि उतना वो तीखा होता जा रहा है, उतना तीखा, ठीक है। और इनकी जो फिनिशिंग है, यानी कि जो इनकी फिनिशिंग आप देखोगे तो वो मोर ज्योमेट्रिक होगी, जैसे ज्योमेट्री होती है जो मैथ्स में हम गणित में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री का मतलब होता है साइन, जैसे ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, इस तरह से एक निश्चित आकार होता है, ठीक है। तो इस ज्योमेट्रिकल शेप हमें दिखने लगे, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये आपको ज्योमेट्रिकल शेप दिख रहा है, ये देखिए, अगर इसको मैं देखूं तो ये ट्राइंगुलर है, ठीक है, त्रिभुज है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो हमारे मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण के जो हमारे औजार आने लगे, वो ज्यादा ज्योमेट्रिक होने लगे, ज्यादा उनका आकार निश्चित होने लगा, फिनिशिंग अच्छी होने लगी, ठीक है। और इनको कहा गया माइक्रोलिथ इनको कहा गया, ये बात आपने याद रखनी है, माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रो मतलब छोटे, ठीक है, और लिथ मतलब चट्टान, तो ये छोटे होने लगे आकार के, ठीक है, तो ये बात आपने याद रखना है। अब हमें यहाँ पर यूज एंड बो एंड एरो, यानी कि धनुष और तीर का भी हमें दिखता है, हमें साक्ष्य दिखते हैं यहाँ पर धनुष और तीर के भी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेसोलिथिक है वहां पर हमारे धनुष और तीर भी आ चुके थे, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। क्योंकि यहाँ पर हमें कैसे पता चलता है कि जो भी हमें रॉक आर्ट्स मिलती हैं, रॉक आर्ट्स आप समझ गए होंगे, जो चट्टानों में जो कलाकृति होती है, जैसे कि हमने भीमबेटका देखा है मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में भी है आपके, जो मैंने आपको बताया था, कुछ साइटें, कुछ रिवर बेसिन बताए थे, वहां पर हमें कुछ कलाकृतियां मिलती हैं चट्टानों में, वहां पर हमें दिखता है कि जो कलाकृति बनाई गई है वो कुछ इस तरह की है, जैसे इधर को जानवर दिखेंगे, ठीक है, जैसे रुकिए मेरे पास है वो स्लाइड, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए जानवर आपको दिखेंगे, इस तरह से जानवर बनाए जाते थे, और जो इंसान होते थे, इंसानों को ये लोग इस तरह का बनाते थे, ये इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पर दिखते थे कि धनुष बाण का भी इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं ये, ठीक है। ये देखिए भाले भी दिख रहे हैं, भाले के आगे आपको दिखेगा छोटे छोटे जो पत्थर हैं जिनको तेज किया गया है, वो हमें दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो मध्य पाषाण है वहां से हमें माइक्रोलिथ दिखते हैं। माइक्रोलिथ का उदाहरण आप देख पा रहे होंगे। और धनुष और बाण जो है, धनुष और बाण यानी कि बो एंड एरो, आप क्या कहेंगे, वो आया आपका मेसोलिथिक के समय पे, यानी कि मध्य पाषाण में हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं।
अब देखते हैं कि जो समाज में कुछ परिवर्तन आया क्या, यानी कि पूरा पाषाण से जब हम मध्य पाषाण में गए तो कुछ समाज में परिवर्तन आया क्या, आइए देखते हैं। तो हमें यहाँ क्या दिखता है कि जो पशुओं को पालतू बनाया गया, ये आपको देख रहे होंगे पिक्चर में, आपको दिख रहा होगा ये लोग हैं और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये कुत्ते दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भेड़ें दिख रही हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जैसे ये इंसान हुआ करते थे, नोमैडिक पीपल, ये क्या है, एक समय तो जानवरों को मार के खाते थे, परंतु अब इनको ये भी समझ में आ गया था कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो उनके लिए फायदेमंद हैं, जो उनके लिए एक सहायक की भूमिका निभाएंगे और वो उनकी जो जीविका है उसमें योगदान करेंगे, जैसे दूध के लिए, ठीक है, और अपने आप को गर्म रखने के लिए, जैसे भेड़े हैं, भेड़ों से क्या निकलता है, ऊन, ठीक है। तो इस तरह से इनको समझ में आने लगा और ये इन्होंने क्या करा कि जो जानवर हैं उनको ये पालतू बनाने लगे, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे हम पहले जो मेसोलिथिक एज जो हम मध्य पाषाण पढ़ते हैं उसकी जब शुरुआती समय था, शुरुआती समय को क्या मैं कह सकता हूं, ये अपर पैलेयोलिथिक होगा, अपर पैलेयोलिथिक, क्योंकि जब अपर पैलेयोलिथिक लास्ट है 10,000 के आसपास है और वहीं से शुरू होता है हमारा मेसोलिथिक, चाहे मैं अपर पैलेयोलिथिक बोलूं या मेसोलिथिक बोलूं, उसमें कुछ विशेषताएं बहुत समान होंगी, ठीक है। तो यहां पर हम दिखते हैं कि हमें दिखता है जब मेसोलिथिक शुरू होने वाला होता है तो ज्यादातर हमें यह दिखता है कि जो इंसान है वो या तो शिकार करता है या फिशिंग करता है, मछली पकड़ता है, या फूड गैदरिंग करता है। मैंने बताया था ना, वो जैसे शिकार करता था, फिर उस शिकार को क्या करता था, अपने पास इकट्ठा करता था। और इकट्ठा क्यों करता था, हो सकता है, अंडरलाइन करिएगा, हो सकता है, क्योंकि इतनी पुरानी बात कर रहे हैं तो उसमें हम पूरे कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि वो उसकी एक फैमिली होती होगी छोटी, जिसे हम बैंड सोसाइटी बोल रहे थे, बैंड सोसाइटी है उसके पास, अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं, 100, अधिकतम 100, तो कम से कम तो कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20, तो उनके लिए वो घर ले जाता होगा, ठीक है, जिससे कि उसके जो भी बच्चे हैं, उसकी जो फैमिली है वो उसमें फीड कर पाए, यानी कि खा पाए, राइट। स्लोली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मीट, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो पशु थे उनको पालतू बनाया गया और जो खेती है उसकी शुरुआत हुई, ठीक है, धीरे धीरे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, खेती की भी हमें अब कहीं ना कहीं जो मध्य पाषाण है वहां पर हमें खेती भी दिखती है, राइट, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं कोई साक्ष्य, क्योंकि जो भी बात हम हिस्ट्री में करते हैं वो साक्ष्य आधारित होती है। तो अब साक्ष्य देखते हैं कि जो जानवर को पालतू बनाया गया वो हमें कहाँ दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आदमगढ़ में हमें दिखता है ये अवशेष कि भैया ये जानवरों को पालतू बनाया गया। आदमगढ़ का है आपका मध्य प्रदेश में, और दूसरा है बागौर का है राजस्थान। तो ये आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है और जो बागौर जो राजस्थान में, आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे इसमें साइट्स आपको नाम दे देंगे, जैसे आदमगढ़ दे देंगे, बागौर दे देंगे, इस तरह से भीमबेटका दे देंगे, और संबंधित जो राज्य हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, राइट, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आप राजस्थान को जोड़िए कैसे, बागौर से, ठीक है, बागौर के माध्यम से पता चलता है कि जो जानवर है उनको पालतू बनाया गया मध्य पाषाण में। आगे देखते हैं, पहला एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। अब ये भी हमें पता चल जाता है कि जो पहले जानवर जो पालतू बनाए गए थे कौन कौन थे, वो थे आपके कुत्ते, डॉग, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कुत्ते हो गए, मवेशी हो गए, भेड़े हो गई और आपकी बकरियां हो गई। इनको आप क्या बनाया गया, पहले जानवर बने जिनको पालतू बनाया गया, ठीक है। और अगर हम बात करें खेती की, तो जो पहली फसल है वो है आपकी गेहूं और जौ, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, पहली फसल याद रखनी है गेहूं और जौ। तो इसके साक्ष्य में मिलते हैं। आगे देखते हैं, अब जो नोमैडिज्म है वो सेडेंटरी में परिवर्तित होने लगा। अब ये नोमैडिज्म क्या होता है, नोमैडिज्म मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो खाने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, ठीक है, मतलब इनकी कोई निश्चित स्थान नहीं होता, जिसे आप एक साधारण भाषा में बंजारे कहते हैं, ठीक है, बंजारे मतलब कहीं भी चले जाते हैं, जहां पर भी काम चल रहा है वहीं चले जाओ, तो उनको नोमैडिज्म कहते हैं। और सेडेंटरी मतलब होता है, सेडेंटरी मतलब जहां पर आप स्थापित हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि आप वर्तमान में अगर आज का हम समाज देखेंगे वो सेडेंटरी है, आप सबका अपना एक पता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक साल आप कहीं जा रहे हैं, एक साल कहीं जा रहे हैं, वो अस्थायी तौर पे जाते हैं। जैसे आप नौकरी करते हैं तो आप अपने घर से बाहर रहते हैं, परंतु घर तो आपका घर ही होता है ना। तो ये समाज में परिवर्तन होने लगा इस मध्य पाषाण युग में, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि हुआ क्या, एक भौगोलिक आधार भी है इसका पीछे, भौगोलिक कारण भी है, क्योंकि जो एक वातावरण था वो अनुकूल बनने लगा, यानी कि वातावरण में इस तरह के परिवर्तन होने लगे जो एक इंसान की उत्पत्ति के लिए फायदेमंद होने लगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बताया था जिसे हम आइस एज कहते हैं, हिमयुग कहते हैं, हिमयुग में चारों तरफ इतनी ठंड होती थी कि सब जगह बर्फ थी, ठीक है, तो मानव का जीवन उतना आसान नहीं था।
परंतु हल्के हल्के गर्मी होने लगी ये वातावरण में, तो कहीं ना कहीं जो बर्फ है वो पिघलने लगी, तो इंसान के लिए थोड़ा एक आसान होने लगा कि वो अपना जीवन यापन कर पाए, राइट। तो यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट होने लगा, बेटर रेनफॉल होने लगी, बारिश होने लगी, ठीक है। और ये जो वातावरण है ये गर्म होने लगा, और जिस वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारा ये फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप ऐसा समझिए कि अब बारिश हो रही है, क्योंकि उस समय कोई तकनीक तो थी नहीं, तो अगर ये फसल उगाते हैं, जैसे हमने देखा गेहूं और जौ जो है पहली फसल इनको मिल रही है, तो यहाँ पर बारिश हो रही है, सही समय पर बारिश भी होने लगी, तो इनकी फसल उगने लगी, ठीक है। बारिश हो रही है तो नदियां बहने लगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंसान बिना पानी के तो रह नहीं सकता, तो पानी की भी कमी नहीं होने लगी, ठीक है। और पानी इतना पर्याप्त मिलने लगा कि ये खेती कर पाए, ठीक है। इसीलिए इंसान क्या है, अब कहीं ना कहीं अब क्या करेगा, नदियों के बगल में, क्योंकि नदी अब स्थिर हो गई है ना, नदी पता चल गया कि नदी स्थिर है, वो बहती रहती है। अगर मैं उत्तरी भारत की बात करूँ तो वो तो पेरिनियल नदियां होती है, पेरिनियल मतलब जो 12 महीने बहती है, ठीक है। तो इस तरह का हमें दिखा, तो लोगों ने क्या करा, ज्यादातर नदियों के आजू बाजू जो नदी के जो तट होते हैं, जिसे हम रिवर बैंक कहते हैं, उसके आसपास जो प्लेन बनते हैं, जो नदी एक प्लेन बनाती है, वहां पर वो अपने आप को स्थापित करने लगे और समाज स्थापित होने लगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसीलिए हमने कहते हैं कि नोमैडिज्म यानी कि खानाबदोश से ये आसीन बस्तियों में जाने लगे, सेडेंटरी सेटलमेंट में जाने लगे, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये नदी है, यहाँ पर आप देखें ये भेड़ें पाल रखी हैं इन्होंने, और अपना, ठीक है, अपना कारोबार भी ये कर रहे हैं, यानी कि अब इनका पता होने लगा। अब देखिए, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये नए क्षेत्रों में जाने लगे, और उन क्षेत्रों को ज्यादा इनने वरीयता दी जहां पर नदियां थी, ठीक है। इसीलिए गंगा प्लेन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो गंगा नदी जो अपना प्लेन बनाती है, यहाँ पर गंगा प्लेन आप जानते ही होंगे, तो गंगा प्लेन जो बनाते हैं वहां पर ये रहने लगते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ द गंगा प्लेन ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि हमें दिखता है कि इस समय जो मध्य पाषाण युग है, यहां पर हमें दिखता है कि जो मानव का, जो पहले मानव का यहाँ पर पहला मानव से मेरा मतलब है ऐसा पहला मानव नहीं, मतलब पहला एक सेडेंटरी मानव, यानी कि पहला जो एक स्थायी तौर पे जब लोग बसे, स्थायी तौर पे जो काफी मानव है, क्योंकि वो बैंड सोसाइटी बन चुकी है, तो उन लोगों को जब पहली बार ये बसे भारत के उत्तरी हिस्से में, तो ये आपके कहाँ बसे, गंगा के बेसिन में, यानी कि जो गंगा प्लेन है, ठीक है, जो गंगा ने अपना तराई क्षेत्र बना रखा है, वहां पर ये बसे, ठीक है। कौन? ये लोग, ठीक है। तो ये पहले थे जो बसे यहाँ पर, राइट। तो यानी कि हमें जो एक खानाबदोश से जो एक अस्थाई परमानेंट जो समाज मिलता है, वो हमें कहाँ मिलता है, गंगा के तट पर, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब कहीं ना कहीं एक रीति रिवाजों की भी शुरुआत होने लगी, ठीक है। यानी कि अब जो समाज बनने लगा, देखिए पहले इंसान क्या थे, खानाबदोश थे, कहीं भी चले जाते थे, जहां हंटिंग हो रही वहां चले जा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमें दिखता है कि वो समाज बनाने लगे, मतलब कहीं एक जगह अपने आप को स्थिर करने लगे, खासकर नदियों के बगल में, ठीक है। जैसे गंगा का हमने उदाहरण लिया। अब जब वो एक जगह स्थापित होने लगे, तो कहीं ना कहीं अब रीति रिवाज, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, वो आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मध्य पाषाण युग है, वहां पर एक चीज हमें और दिखती है कि वहां पर कहीं ना कहीं जानबूझकर हमें कुछ संस्कृति दिखती है, ठीक है। यानी कि संस्कृति होने लगी। अब संस्कृति में हमें क्या दिखता है, जैसे पिक्चर देख पा रहे होंगे, एक कंकाल मिल रहा है, यानी कि जो व्यक्ति मर जाते हैं उन व्यक्ति को अब दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि व्यक्ति जो मर रहा है उसको दफनाया जा रहा है, वो भी एक रीति रिवाज में आता है, ठीक है। जैसे आपने जानवर को देखा होगा, जानवर से इसकी तुलना करिए, तो जानवर कभी मरता है क्या, उसका दूसरा जानवर उसे उसका जो उसको दफनाना इस तरह की हरकत तो नहीं करता है ना, परंतु इंसान करने लगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिखता है कि जो मर जाते हैं, हमें दिखता है उनकी किस तरह से कब्र बनाई गई है, इस तरह से हमें दिखता है। और एक पत्थर रखे जाते थे, ठीक है, पत्थर का एक शेप बनाया जाता था, वो पत्थर रखे जाते थे। तो ये एक संस्कृति है, राइट। अब हम देखेंगे कि जो ये हमें ये जो मानव दफनाने के अवशेष मिले हैं, वो कहाँ कहाँ मिले हैं। ये हमें बागौर में मिले हैं। बागौर देखिए बार बार आ रहा है, बागौर कहाँ, राजस्थान में है, ठीक है। और लंगनाज है, ये है गुजरात में। भीमबेटका, ये है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से मैंने पहले ही बोला आपको कि आपको ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं जिसमें आपको पूछा जाएगा, जैसे लंगनाज कहाँ पर है, लंगनाज कहाँ है, गुजरात में, बागौर तो राजस्थान में, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखिए। यहाँ पर क्या मिले हैं, यहाँ पर हमें मानव के कंकाल मिले हैं, ठीक है। और इसको आप किससे जोड़ सकते हैं, रीति रिवाजों से, यानी कि संस्कृति कहीं ना कहीं से शुरू हो गई है, ठीक है, जो कहाँ मिलती है हमें, मध्य पाषाण। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कला का उद्गम होने लगता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है।
हमें दिखता है कि रॉक पेंटिंग्स, ये रॉक पेंटिंग्स मतलब ये चट्टानों पे ये कलाकृति आपको दिख रही होगी, ठीक है। जैसे कि आदमगढ़ हो गया, भीमबेटका हो गया, ये मध्य प्रदेश में है, और प्रतापगढ़, मिर्जापुर ये कहाँ है, राजस्थान में। आदमगढ़, भीमबेटका कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में, और आपका जो प्रतापगढ़ और मिर्जापुर कहाँ है, राजस्थान में। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की कलाकृतियां दिखती हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब इस जो कलाकृतियां हैं उसको समझ लेते हैं। इसमें ये कहा गया है, इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। ज्यादातर इसमें जो रंगों का इस्तेमाल किया जाता था वो है लाल और सफेद। लाल और सफेद ज्यादातर, और भी रंग थे, जैसे कहीं कहीं पर हमें पीला रंग भी दिखता है, परंतु मुख्यतः हमें दिखता है लाल। सबसे ज्यादा तो लाल दिखता है और सफेद भी दिखता है, ठीक है। अभी लाल सफेद कलर कहां से आ गया, मैंने आपको पहले ही आपको याद करिए, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर उसको देखिएगा, उसमें मैंने आपको क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट बता रखा है, ठीक है। तो वहां पर आपको दिखेगा जो क्वार्ट्ज है वो एक खनिज है, और वो कहीं ना कहीं उसमें उसको अगर हम जैसे पत्थर से पत्थर तोड़ेंगे तो आपको देखेंगे उसमें कलर निकलेगा, क्योंकि उसका एक कलर होता है, ठीक है। और उसको जब पानी से ये मिक्स करते होंगे तो वो एक कलर का काम करता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और जो इसमें विषय होता था, जो इनकी कलाकारी होती थी, वो ज्यादातर किस पे आधारित होती थी, वो होती थी ज्यादातर जो हमारे जंगली जानवर हैं उस पे होती थी, ठीक है। और ज्यादातर इनकी जो सीन होते थे उसमें ये दिखाया जाता था ज्यादातर शिकार करते हुए, ठीक है। शिकार के दृश्य हमें ज्यादा दिखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए धनुष बाण दिख रहा है आपको, ये व्यक्ति ने धनुष बाण पकड़ा है, क्योंकि मैंने कहा था इंसानों को ये कुछ इस तरह से बनाते थे। तो धनुष बाण दिख रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इस तरह से ये इसका शिकार करते हुए आपको दिख रहा है। ये कुछ हिरण आपको दिख रहे हैं, राइट। बाकी भी चीजें हमें दिखती है, कुछ ह्यूमन सोशल, जैसे जो मानव समाज से संबंधित हमें कुछ दृश्य दिखते हैं, जैसे कि कुछ धार्मिक बातें दिखती हैं, सेक्स से रिलेटेड बातें दिखती हैं, चाइल्ड बर्थ दिखता है, ठीक है। जैसे आप खजुराहो देख सकते हैं, खजुराहो में ये चीजें आपको दिखती हैं, राइट। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा मध्यपाषाण स्थल है राजस्थान में, खासकर अभी राजस्थान के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो पहले ही पिक्चर देखिए आप, देखिए मध्यपाषाण युग में आपको दिख रहा होगा किस तरह से लोग अब ये अपने घर बनाने लग गए हैं, ठीक है। ये देखिए झोपड़ी इस तरह से, ठीक है, और ये कुछ काम कर रहे हैं, राइट। और ये जो नदी का तट आप देखिए, ठीक है। तो इस पिक्चर से भी आपको काफी आइडिया मिल जाएगा कि नदी के तट पे ये क्या करने लग गए थे, बसने लग गए थे, क्योंकि बिना पानी के तो कुछ नहीं हो सकता, ना ही ये जीवित रह सकते हैं, ना ही ये खेती कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ये देखिए अब कहीं ना कहीं एक हट बनने लग गए, घर छोटे छोटे झोपड़ियां बनने लगी। अब कहीं ना कहीं ये चीज आ जाएगा, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ठीक है। तो मेरा तेरा यहाँ से शुरू होने लग जाएगा, ठीक है, जो आज भी आपको दिखता है विवाद। तो हम देखेंगे कुछ साइटें, जैसे पचपद्र जो बेसिन है, बेसिन में बता चुका हूँ, नदी का जो एरिया होता है जहाँ पर सारी नदियाँ जो है उसकी सहायक नदी है वो मिलती है, वो पूरा क्षेत्र जो होता है जहाँ पर नदी बह रही है उसको हम बेसिन कहते हैं। तो पचपद्र का बेसिन, सोजत का क्षेत्र और तिलवारा, ये तीनों जो साइट हैं ये कहाँ है, राजस्थान में। इस यहाँ पर हमें जो मध्यपाषाण के जो स्थल हैं वो काफी दिखते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर हमें काफी माइक्रोलिथ दिखते हैं। माइक्रोलिथ याद करिए, मैंने क्या बताया था आपको, इसका जो ये ज्योमेट्रिकल शेप होने लग गया था अच्छा खासा, और ये जो चट्टानों से बनाए गए हथियार थे काफी, इनकी जो फिनिशिंग थी बहुत अच्छी थी, और इनका आकार छोटा हो गया था, ठीक है। जैसे एक उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे भाला होता है, भाले के ऊपर लगा देना एक नोकीली सी चीज, ठीक है, नोकीले सा पत्थर जिसका शेप होगा ट्राइंगल, ठीक है। एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे ये है डंडा, क्योंकि ये डंडा भी इन्हें समझ में आ गया था, इसके आगे ये ऐसे नोकीला पत्थर लगा देते थे, ठीक है। और इसका आकार देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज ज्योमेट्रिकल शेप, राइट, ट्राइंगल। तो इस तरह से इसी को कहा गया है माइक्रोलिथ, ठीक है। हाउएवर बगौर जो है, बगौर सबसे बड़ा एक मध्यपाषाण स्थल है भारत में। बगौर जो है एक सबसे बड़ा मध्य पाषाण युग का उदाहरण है, तो ये एक गर्व की बात है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहां से मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा जितना भी हमने देखा अभी लेक्चर, और चीजें समझी हैं कि किस तरह से हमने एक पूरा पाषाण पढ़ा। पूरा पाषाण को भी 3 चरणों में विभाजित किया गया है। उसके बाद हमने मध्य पाषाण पढ़ा, और मध्य पाषाण में हमें माइक्रोलिथ दिखता है, आकार कम दिखता है। मध्य पाषाण की कुछ हमने जो स्थल हैं वो हमने देखे, चीजों को समझा कि मध्य पाषाण में कहीं ना कहीं जो पालतू जानवर है उनकी शुरुआत होने लगी, और हमने ये भी देखा कुछ खेती होने लगी, जैसे कि गेहूं और जौ उगने लगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना डेटा तैयार करना है, राइट। तो यहाँ पर हम देखिए, हम बात करेंगे आपके जो किस तरह से गोयला क्लासेस आपको ऑफर कर रहा है ये कोर्स। तो पहले हम बात करेंगे प्रीलिम क्रैश कोर्स की। ये मात्र आपको पड़ेगा 2999 का, और ये जो क्रैश कोर्स होता है ये बेसिकली उनके लिए होता है जिनका ऑलरेडी, जिन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है, फाउंडेशन अपना मजबूत किया हुआ है, तो उनके लिए जो क्विक रिविजन है वो हम कराएंगे। गोयला क्लासेस की जो टीम है आपको क्विक रिवीजन कराएगी, और पूरा का पूरा जो प्री का सिलेबस, आई रिपीट प्री मींस नहीं, प्री का सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, राइट।
नेक्स्ट हम देखेंगे टेस्ट सीरीज है आपके लिए, और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, मैं प्री की बात कर रहा हूँ, तो प्री की टेस्ट सीरीज है वो आपने अटेम्प्ट करनी है। और हमेशा मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने पेपर पास कर लेना है जैसे हम स्कूल में करते थे ना। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मेरिट में आना है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट, जितने भी लोग अप्लाई करते हैं वो हमेशा ज्यादा होता है नंबर ऑफ पोस्ट से। हाँ या ना? 300 पोस्ट आते हैं, 1.5 लाख लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो नियुक्ति तो सिर्फ 300 लोगों की होगी, यानी कि जो टॉपर होंगे, यानी कि मेरिट की बात मैं कर रहा हूँ। तो देखिए मेरिट में आपको अगर अपना लेवल जानना है, आप किस लेवल पे हैं, तो आप इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, आपकी तुलना करा देते हैं जो टॉपर है, तो आपको पता चल जाता है मेरी रैंकिंग क्या है, और अगर रैंकिंग बहुत नीचे आ रही है तो आप उस हिसाब से फिर आपके अंदर एक जो जोश होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का ये फायदा है, और टेस्ट सीरीज सभी के लिए है, चाहे वो जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या जो फ्रेशर है उनके लिए भी। ठीक है, और एक कोर्स और है गोयला क्लासेस की तरफ से, जिसमें सारे के सारे जितना ऑडियंस है हमारा, चाहे वो फ्रेशर है चाहे एक्सपीरियंस होल्डर है, उसके लिए हम बंडल कोर्स लाए हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्रैश कोर्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और एक जो लेक्चर्स होते हैं, जो एक फाउंडेशन कोर्स जो होता है, जैसे अभी आपने देखा है लेक्चर, इसमें जैसे बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, तो इस तरह से आपको ऑफर किया जा रहा है मात्र कितने में, 3,999। इसमें बंडल है, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पर्सनली आयल से आपने ये ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप प्राइस देख लीजिए और क्वालिटी आप समझ ही गए होंगे, राइट। तो हमारी जो टीम है वो काफी एक्सपर्ट है अपने फील्ड में। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जब ये महक मैम है जिन्होंने गोयला क्लासेस से कोचिंग ली और उन्होंने HCS का पेपर क्रैक किया, उसके माध्यम से ये SDM बनी। फिर भी इन्होंने अपना जो प्रयास है वो पढ़ने का नहीं छोड़ा। हालांकि इस पद में आके ये क्लासेस तो नहीं आ पाई, परंतु इन्होंने गोयला क्लासेस से हमेशा टेस्ट सीरीज ली। ठीक है, हमेशा, और वीकेंड में कभी आती थी, टेस्ट लेती थी अपने। उसके बाद इन्होंने UPSC क्रैक किया और एक IPC, अब माफ कीजिएगा, IPS में नियुक्त हो गई है। ठीक है, तो देखिए ये होती तरह की, SDM बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुई, गोयला क्लासेस पर भरोसा किया, और आज क्या है, IPS नियुक्त है। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। और ये देखिए गोयला क्लासेस की तरफ से आपके लिए एक हमारा प्रयास किया जा रहा है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। तो आपने क्या करना है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करना है आपने सब्सक्राइब करना है, और भी जो आपके परिचित हैं उनसे भी आपने ये कहना है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि कोई भी हम अपडेट देते हैं, कोई भी नया वीडियो आता है तो आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर हमारा जो प्ले स्टोर से गोयला क्लासेस का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकते हैं। राइट, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।